काला कहीं गाड़ी घोड़ा। जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह आप डेली में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न, रंगीन टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, हरा और नीला। तो रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक समान आंख के लिए दूरस्थ बिंदु कितना होता है? तो एक समान आंख के लिए दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत का साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो दूरस्थ बिंदु क्या होता है समान आंख के लिए? अनंत होता है, ठीक है। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य समान आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य समान आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है एक समान आंख के लिए निकट बिंदु, 25 सेंटीमीटर। और ये पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी स्टूडेंट को अपनी पुस्तक कितनी दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए? तो वो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो एक जो विद्यार्थी है उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को रखकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर। अगला है, द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो मजेंटा होता है आपका, पिकॉक नीला, इसको ब्लू बोला जाता है। पिकॉक नीला को ब्लू बोला जाता है, और पीला, ये द्वितीयक रंग होते हैं। मजेंटा, पिकॉक नीला, ब्लू, पीला, ये कैसे होते हैं? द्वितीयक रंग। और प्राथमिक कौन रंग होते हैं? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग में कौन आता है? लाल, हरा और नीला, ध्यान रखिएगा। अगला, द्वितीयक रंग किन रंगों को मिलने से बनते हैं? यानी कि द्वितीयक रंग जो है किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं? तो यदि दो प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं या बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, ध्यान रखिए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग ही होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? 7 रंग बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, ध्यान रखना। तो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण का परिणाम होता है। यानी कि तीनों चीज घटनाएं होती है उसमें, ध्यान रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष तब बनता है, ठीक है। अब 7 रंगों के प्रकाश को क्या कहते हैं? तो दृश्य प्रकाश कहते हैं। 7 रंगों के प्रकाश को क्या बोला जाता है? दृश्य प्रकाश, ध्यान रखना। 7 रंगों के प्रकाश को बोला जाता है दृश्य प्रकाश। अगला है, सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ध्यान रखना। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सब कम होती है, प्रकीर्ण अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रकीर्णित होते हैं, दूर से दिखाई देते हैं। अगला है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका मेन कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब दोस्तों, यदि पूछा जाए
कि निकट बिंदु के दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का ध्यान रखना। किसका? अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का ध्यान रखना। किसका? उत्तल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको किस लेंस का बना चश्मा प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो उसे उत्तल लेंस का बना चश्मा प्रयोग करना चाहिए, और अगर निकट दोष से पीड़ित है तो उसे अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ध्यान रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है वह कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जो ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं? वह कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जो ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं? वे होते हैं प्लेटिनम, ऑक्सीजन और पोटेशियम। तो प्लेटिनम और ऑक्सीजन और पोटेशियम ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। अगला है वह कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि वे कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो केवल ठोस और क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं? वे कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो केवल ठोस और अक्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो लोहा होता है, निकिल और कोबाल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, लोहा Fe, लोहा का प्रतीक होता है Fe, और निकिल का होता है Ni, और कोबाल्ट का होता है CO। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। वे कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो केवल ठोस और क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो लोहा हो गया Fe, और निकिल हो गया Ni, और कोबाल्ट हो गया CO। ध्यान रखिएगा। अगला है यह विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? अगला है विद्युत मोटर क्या काम करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या करता है, इसका काम क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है माइक्रोफोन किस काम आता है? तो माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रूपांतरित करना। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या रूपांतरित करना। ठीक है, और पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर किस काम आता है? ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस काम आता है? तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर जो है प्रतिवर्ती धारा की जो उच्च वोल्टता है को निम्न वोल्टता में, और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना, और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलना। जो स्टेबलाइजर होता है उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को कम करना या अधिक करना, अधिक वोल्टेज को कम करना और कम को अधिक करना। जैसे वोल्टेज घट जाता है तो उसको बढ़ा देते हैं, और जब बढ़ जाता है तो उसको घटा देते हैं। ये होता है स्टेबलाइजर। तो यही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना। ठीक है। अगला है विभवमापी किस काम आता है? तो विभवमापी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापने के काम आता है।
विभवमापी का काम क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक को मापना या विभवांतर को मापना। सेल का विद्युत वाहक और विभवांतर एक ही चीज है, ठीक है। अगला है गैल्वेनोमीटर को क्या मापता है? तो गैल्वेनोमीटर किस मापने के काम आता है? तो ये विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है या उस पता लगाने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना या विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है, ठीक है। अगला विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एसआई तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक है तो एम्पियर होता है, या इसी को वैद्युत धारा भी कह देता है। तो विद्युत और वैद्युत एक ही चीज है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। अगला है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।